ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोस की श्रृंखला में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारा जो चैनल है दोस्तों, वो मेनली फोकस रहता है घुटने और कंधे की बीमारियों पर। इसी सीरीज में हम लोगों ने ACL के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए थे। जो मैंने सबसे पहला वीडियो था वो करीब 2 साल पहले बनाया था। उस साल में और अब में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई है, तो मैंने डिसाइड किया कि एक बार ACL पर एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला वीडियो बनाऊं, जिसे देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं हो, आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाए। इसलिए ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है दोस्तों। अगर आपके या आपके किसी रिलेटिव को ACL की इंजरी है, MRI पर ACL की इंजरी आई है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपके ACL संबंधित सभी प्रकार के डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ACL लिगामेंट की चोट लगती कैसे है। तो दोस्तों, ज़्यादातर जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं ACL लिगामेंट की चोट के बारे में, वो लोग वो होते हैं जो कि या तो तेज़ गति से बाइक चला रहे होते हैं, या बहुत स्पीड से रनिंग कर रहे होते हैं, या कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कबड्डी, खो खो, जिसमें हम आप एक दूसरे को टच करते हैं, तो उस वक्त गिरने से अचानक से पैर मुड़ जाता है और उसकी वजह से ACL लिगामेंट की इंजरी हो जाती है। ACL लिगामेंट की इंजरी में ज़्यादातर पेशेंट मुझे बताते हैं कि जब वो पहली बार गिरे तो उनके घुटने में अचानक से सूजन और दर्द आ गया, और उसके बाद वो कुछ कदम चल पाए, लेकिन उसके बाद उनका बैलेंस नहीं बन पाया। तो इस प्रकार से पेशेंट को इमीडिएटली दर्द और सूजन की कंप्लेंट होती है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ऐसे समय में, या तो खुद ही घर पे इलाज करते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। बहुत सारे छोटे जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर एक्सरे की सुविधा तो होती है, लेकिन MRI की सुविधा नहीं होती, तो डॉक्टर रूटीनली उनके घुटने का एक्सरे करवा लेते हैं। अब एक्सरे में क्या होता है, क्योंकि एक लिगामेंट की चोट है, इसलिए एक्सरे पर किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती और एक्सरे नॉर्मल आता है। तो ऐसे में एक नॉर्मल ऑर्थोपेडिक सर्जन कई बार ये सोच लेता है कि पेशेंट को कोई सीरियस चोट नहीं लगी है, या तो वो आपको प्लास्टर लगाने की सलाह दे देता है, या पैर पे गर्म पट्टी बांध के और रेस्ट करने के लिए बोल देता है। और इस प्रकार महीने से 1.5 महीना गुजर जाता है, और उसके बाद जब आप प्लास्टर खुलाते हैं तो आप चलते हैं, तो तभी भी आपको चलने में दिक्कत आती है। तब आपको रियलाइज़ होता है कि जो चोट थी वो कुछ अलग ही है और नॉर्मल हड्डी की चोट नहीं है, क्योंकि आप चलने में कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करते। अगर आप चलते हैं तो आपको लगता है कि अचानक से आप गिर जाएंगे, या फिर आप सीढ़ियाँ चढ़ने या उतरने की कोशिश करते हैं तो आपको लगता है कि जो पैर है उस पर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको संभल के सीढ़ियों को उतरना पड़ रहा है। या कई बार आपको कॉन्फिडेंस तो फील होता है, लेकिन आप रनिंग नहीं कर पाते, या बार बार घुटने में सूजन आती है। तो इस प्रकार की सूजन से संबंधित, इस प्रकार पेन और इंस्टेबिलिटी की कंप्लेंट आपको जब होती है, तो आप डॉक्टर को जाके दिखाते हैं, और डॉक्टर आपको अच्छी क्वालिटी की 3 टेस्ला MRI कराने की सलाह देते हैं। दोस्तों, MRI कई क्वालिटी की हो सकती है, 1 टेस्ला, 1.5 टेस्ला, 2 और 3 टेस्ला। सबसे एडवांस क्वालिटी जो अभी इंडिया में अवेलेबल है वो 3 टेस्ला MRI होती है। MRI की क्वालिटी अच्छी होने से छोटी से छोटी बात भी उसमें पकड़ी जा सकती है। तो कई बार क्या होता है कि आप MRI ऐसी जगह करा लेते हैं कि वहाँ पर ढंग से रिपोर्ट नहीं आ पाती, और उस वजह से भी ACL की चोट के मिस हो जाने का रिस्क रहता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आपको किसी डॉक्टर ने MRI कराने की सलाह दी है, तो बढ़िया क्वालिटी के अपने शहर की जो सबसे बेस्ट MRI है वहीं से इसे कराना चाहिए। एक बार जब MRI की रिपोर्ट डॉक्टर देखते हैं तो उसमें कई फिल्म्स आती है, उसको देखकर फिर डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि क्या आपके कंप्लीट टीयर है या पार्शियल टीयर है। उस तरीके से आगे डायग्नोसिस होता है। अब जब ACL का अगर पार्शियल टीयर होता है, तो उसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ACL एक फाइबर नुमा संरचना है, उसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। तो यदि आपके कुछ फाइबर्स टूट गए हैं और कुछ जुड़े हुए हैं, तो इसे पार्शियल टीयर कहते हैं। जबकि अगर पूरे के पूरे फाइबर्स टूट गए हैं तो उसे कंप्लीट टीयर कहते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे लगता है कि पार्शियल या कंप्लीट टीयर से पेशेंट को मैनेजमेंट के लिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर आप नी लिगामेंट की चोट के बाद भी भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, पैर में कोई दर्द या सूजन नहीं है, और आपको अपना घुटना बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जैसा चोट लगने के पहले था, तो ऐसे में आपको सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आप रनिंग करते हैं तो आपका बैलेंस नहीं बनता, आपको गिरने का डर लगता है, पैर में दर्द बना रहता है, पैर समय के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पतला हो गया है, या पैर में सूजन रहती है, तो ऐसी कंडीशंस में मेरी सलाह यही रहेगी कि आपको ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए। अब काफ़ी सारे सवाल जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि सर ACL लिगामेंट होता क्या है, क्या फंक्शन होता है, तो वो मैं आपको एक मॉडल की सहायता से समझाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं कि ये घुटने का मॉडल है, इसमें आप बीचों बीच एक संरचना देख रहे हैं, इसे लिगामेंट कहते हैं, और 2 वाशरनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें मेनिस्कस कहते हैं। मेनिस्कस का वीडियो हम सेपरेट तौर पे बनाएंगे।
एसीएल लिगामेंट जो होता है, इस प्रकार के बॉडी में 4 लिगामेंट होते हैं एक घुटने के अंदर। जो सामने वाला लिगामेंट होता है उसे एसीएल लिगामेंट कहते हैं, जो पीछे की साइड होता है उसे पीसीएल लिगामेंट कहते हैं, और साइड वाले 2 लिगामेंट को एमसीएल और एलसीएल लिगामेंट कहते हैं। तो आपके एमआरआई रिपोर्ट में आप पढ़ के जान सकते हैं कि आपका एक लिगामेंट टूटा हुआ है या 2 टूटे हुए हैं, कभी कभी 3 या 4 लिगामेंट भी टूटे हुए हो सकते हैं। एसीएल लिगामेंट दोस्तों नॉर्मल चलने फिरने में इतनी इसकी ज़रूरत नहीं होती। इस लिगामेंट का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है रनिंग में, स्पोर्ट्स खेलने में, फास्ट एक्टिविटीज़ करने में और पैर का ऊंची नीची ज़मीन पर बैलेंस बनाने में। तो अगर आपके घुटने में लिगामेंट टियर है, पार्शियल या कंप्लीट टियर होता है, तो आपको इन सब कामों को करने में दिक्कत आने लगती है। ऐसे में कुछ लोग फिजियोथेरेपी या पीआरपी थेरेपी इस प्रकार के इलाज कराना चाहते हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से ऑपरेशन के नाम से सभी को डर लगता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर मान लीजिए कि कोई मोटरसाइकिल है, उसका क्लच वायर टूट गया है, तो क्या आपको लगता है कि मोटरसाइकिल का जो क्लच वायर है वो हम मोटरसाइकिल की ऑयलिंग से जोड़ सकते हैं? या आपको लगता है कि मोटरसाइकिल को अगर आप 4-5 महीने ना चलाएं, उसको रेस्ट कराएं, तो क्या आपको लगता है कि वो क्लच वायर दोबारा जुड़ जाएगा? ठीक ऐसा का ऐसा एसीएल के बारे में है। यानी घुटने को अगर आप सोचेंगे कि अब मैं 5-6 महीने रेस्ट ले लेता हूँ या दवाई कर लेता हूँ तो उससे घुटने का जो एसीएल जुड़ जाएगा, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि समय के साथ साथ जितना आप लेट करेंगे उतना बल्कि आपका पैर पतला होने लग जाता है और आपको चलने फिरने में लगातार दिक्कत होती है, बल्कि आपका समय व्यर्थ होता है। काफ़ी सारे लोग इंजेक्शन थेरेपी और पीआरपी और ऐसी चीज़ों के लिए भी चले जाते हैं। पीआरपी के बारे में मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाया भी है, पर दोस्तों मैं इस टेक्निक को लेके बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ। इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो पीआरपी टेक्निक यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके पीआरपी इंजेक्शंस के बाद दर्द कम हो जाता है, लेकिन जहाँ तक सवाल है पूरी रनिंग करने का, स्पोर्ट्स करने का, तो ज़्यादातर लोगों को सर्जरी के लिए ऑप्शन को चूज़ करना पड़ता है। और वैसे भी ग्रेड 3 या कंप्लीट टियर के अंदर पीआरपी थेरेपी का कोई उपयोग नहीं होता। इसका उपयोग सिर्फ पार्शियल लिगामेंट्स में ही किया जा सकता है। तो जब आप दूरबीन वाले एक्सपर्ट डॉक्टर या लिगामेंट के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको दूरबीन द्वारा एसीएल सर्जरी करवाने की सलाह देते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये सर्जरी किस प्रकार से की जाती है। तो इसका नाम भले ही ऑपरेशन है, सर्जरी है, लेकिन इससे आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो सर्जरी होती है वो आर्थ्रोस्कोपी की सहायता से की जाती है। आर्थ्रोस्कोपी ऑर्थोपेडिक्स की एक बहुत ही एडवांस ब्रांच है और इसमें जो ऑपरेशन होता है वो कैमरे या दूरबीन की सहायता से किया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट के बहुत ज़्यादा चीराफाड़ी नहीं होती, 1 या 2 ही टाँके आते हैं और जिससे ये सर्जरी संपन्न हो जाती है। ऑपरेशन के अगले दिन ही आप चलना फिरना शुरू कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार के प्लास्टर या बेड रेस्ट की भी आवश्यकता नहीं होती। शरीर पर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा निशान भी नहीं दिखता जिससे कि ऐसा लगे कि भाई कई लोग जो डरते हैं चीराफाड़ी से, उनको इस तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। लगभग एक पेनलेस सर्जरी होती है। सर्जरी के दौरान किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता। डॉक्टर इस सर्जरी को कैमरे पे देख के करते हैं। किसी प्रकार का ब्लड लॉस या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी आवश्यकता नहीं होती। अब किया क्या जाता है? एसीएल लिगामेंट को दोस्तों अपने आप सिलाई नहीं की जा सकती, इसलिए एसीएल के लिए हमें बॉडी से किसी प्रकार का ग्राफ्ट लेकर और उससे एसीएल लिगामेंट बनाना होता है। बॉडी में काफ़ी सारी एक्स्ट्रा लिगामेंट्स होते हैं जिनको हम ग्राफ्ट के तौर पे ले सकते हैं और इससे बॉडी को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। फॉर एग्जांपल जो मैं ग्राफ्ट की बात करूं तो हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट है, जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं उनको ले सकते हैं, या पेरोनियस लॉन्गस मसल्स है जो एंकल पे, उनको लिया जा सकता है, या बीटीबी यानी पटेला टेंडन को ग्राफ्ट लिया जा सकता है। तो डॉक्टर आपकी नीड और आवश्यकता के हिसाब से ग्राफ्ट का चुनाव करते हैं। इस वक्त ज़्यादातर हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट को यूज़ किया जाता है, क्योंकि उस ग्राफ्ट को निकालने के बाद पेशेंट को कोई खास दिक्कत नहीं होती है। कुछ ही समय में हैमस्ट्रिंग मसल्स ग्रो कर जाती है। तो दोस्तों इस ग्राफ्ट को ऊपर और नीचे स्क्रू की सहायता से फिक्स किया जाता है। अब जो स्क्रूज इम्प्लांट होते हैं वो कई क्वालिटी के होते हैं, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट या टाइटेनियम इम्प्लांट। वैसे तो दोनों में रिजल्ट्स में कोई खास अंतर नहीं होता, लेकिन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स की खास बात ये होती है कि वे समय के साथ साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं और बोन बन जाते हैं, तो इस प्रकार से उन्हें निकालने का रिस्क नहीं होता। अगर आपके शरीर में टाइटेनियम इम्प्लांट रहता है तो काफ़ी हद तक उसे भी नहीं निकालना पड़ता, लेकिन हमेशा एक चांस तो रहता ही है, क्योंकि वो एक मेटल की चीज़ है तो कभी कभी वो दिक्कत करती है और उसे निकालना पड़ता है। तो अगर आपको फाइनेंशियली इशू नहीं है तो हमको हमेशा बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट के लिए जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को इतना अफोर्डिंग नहीं होते तो वो टाइटेनियम इम्प्लांट की सर्जरी करवा सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट की सर्जरी टाइटेनियम इम्प्लांट की तुलना में 10 से 15 हज़ार रुपये ज़्यादा पड़ सकती है। ऑपरेशन के अगले दिन से ही पेशेंट चलना फिरना स्टार्ट कर देता है।
शुरू में उसके 15 से 20 दिन वॉकर से चलना पड़ता है, बाद में वो धीरे धीरे वॉकर छोड़ देता है और उसे कुछ एक्सरसाइज हम लोग बताते हैं जो ऑनलाइन वो वीडियो के द्वारा मंगवा सकता है, या जब हमारे हॉस्पिटल में वो करवाता है तो हम उसे एक्सरसाइज खुद सिखा देते हैं। इन्हें एक्सरसाइज को उन्हें करना पड़ता है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज वो होती हैं। जहाँ तक स्टिचेस का सवाल है, 15 दिन बाद कोई भी नर्सिंग स्टाफ वो स्टिचेस निकाल सकता है, उसके लिए आपको दोबारा हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं होती। पैर में एक तरह का नी ब्रेस या लॉन्ग नी ब्रेस जिसे कहते हैं वो लगाना होता है, जो कि करीब 6 वीक्स तक लगाना होता है। ज़्यादातर लोग 1.5 से 2 महीने में अपने नॉर्मल काम पे लौट जाते हैं, जैसे ऑफिस का काम है या सीढ़ियाँ चढ़ना है, ये स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप कोई स्पोर्ट्समैन हैं और आप चाहते हैं कि दोबारा से रनिंग या गेमिंग कर सकें तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस की आवश्यकता होती है जो हम समय समय पर वीडियो के द्वारा पेशेंट्स को बताते रहते हैं और पेशेंट्स उनको करते रहते हैं। 6 महीने में ही पेशेंट जॉगिंग स्टार्ट कर सकता है और 9 से 12 महीने के अंदर अपना गेमिंग या स्पोर्ट्स स्टार्ट कर सकता है। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं दोस्तों, इंडियन क्रिकेट टीम में भी ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने ACL सर्जरी करवाई है और दोबारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं। तो ये सोच कि घुटने के ऑपरेशन के बाद हम रनिंग नहीं कर पाएंगे या हमारा फौज में सिलेक्शन नहीं हो सकता या हम लोग आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। आप ACL सर्जरी के बाद बिल्कुल पहले की तरह ही स्पोर्ट्स, रनिंग, जंपिंग सब एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बस महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि आप ACL सर्जरी के बाद जैसे जैसे आपका डॉक्टर एडवाइस करे वैसे वैसे आपको एक्सरसाइज को करनी होती है। तो दोस्तों ये थी सामान्य रूप से ACL की जानकारी। अगर इसके अलावा भी आपको ACL की लिगामेंट के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे व्हाट्सएप के द्वारा नीचे दिखे गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल जयपुर राजस्थान में है और ACL सर्जरी करने के बहुत बड़े सेंटर्स में जाना जाता है। हमारे यहाँ जो सर्जरीज होती है उसमें कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा। पहली बात तो हमारे यहाँ पेशेंट डॉक्टर कम्युनिकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। आपके पास हमारा संपर्क नंबर होता है जिससे आप जब भी सर्जरी कराना चाहें उसके बाद से कभी भी लाइफ लॉन्ग मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। बार बार आपको अपने शहर से जयपुर आके दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बार बार अपॉइंटमेंट्स के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपका घर बैठे ही सारा इलाज हो जाता है। दूसरा, चूँकि अस्पताल मेरा स्वयं का ही है तो इसमें आपको अस्पताल के रूम और स्टे चार्जेस इस प्रकार के खर्चे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए हमारे हॉस्पिटल में जो ACL सर्जरी के चार्जेस हैं वो दिल्ली, बम्बई बड़े शहरों की तुलना में बहुत ही कम है, बहुत ही कम। आप सरप्राइज रह जाएंगे इतने हमारे चार्जेस कम आते हैं। तीसरा, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट और इम्पोर्टेड इम्प्लांट ही हमारे यहाँ यूज़ किए जाते हैं तो जो सर्जरी के रिजल्ट्स हैं दोस्तों वो बहुत ही बेहतरीन रहते हैं। पिछले 10 से 15 सालों से हम ये सर्जरीज कर रहे हैं और काफ़ी हद लगभग 100% रिजल्ट हमने अचीव किए हैं। तो इन सब बातों की वजह से काफ़ी सारे लोग बिहार से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, हरियाणा से, पंजाब से, मध्य प्रदेश से, इवन महाराष्ट्र और साउथ से भी लोग आके हमारे यहाँ ये सर्जरी करवाते हैं। अगर आप इस सर्जरी को करवाना चाहते हैं हमारे यहाँ पर तो 2-3 दिन पहले आपको उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अस्पताल में आपको जो जयपुर शहर है हमारा हॉस्पिटल है वो रेलवे, एयरपोर्ट सभी तरीके से वेल कनेक्टेड है और स्टेशन के बहुत ही पास में है। यहाँ पर आना जाना बहुत ही सुगम और आसान है। अस्पताल में आपको 48 घंटे रुकना पड़ता है। ऑपरेशन जिस दिन आप आते हैं उसी दिन कर दिया जाता है और 2 दिन बाद आप डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। बाकी जो सारा ट्रीटमेंट है वो हम लोग ऑनलाइन मैनेज कर लेते हैं। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स ने अपने टेस्टिमोनियल्स डाले हैं। अगर आप फाइनेंशियली अफोर्डिंग नहीं है तो हम आउट ऑफ द वे जाके भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ACL हेल्प प्रोग्राम भी है कि अगर आपने सर्जरी हमारी जगह कहीं और करवा ली है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा या आप अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन के द्वारा हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों मोटे तौर पर मैंने आपको ACL के बारे में सारी जानकारी दे दी है। ACL के बारे में अब कुछ नए रिसेंट गिमिक्स भी हैं, जैसे काफ़ी सारे लोग दावा करते हैं कि हम डबल बंडल सर्जरी करेंगे। डबल बंडल सर्जरी में क्या होता है दोस्तों, बजाय कि एक बंडल बनाने के बल्कि 2 बंडल बनाए जाते हैं। तो इसमें स्क्रूज 2 की जगह 4 इम्प्लांट यूज़ करने पड़ते हैं। इससे सर्जरी की कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन डबल बंडल सर्जरी इंडियन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। इसकी वजह ये होती है कि भारतीय लोगों की जो लंबाई और ऊंचाई और हड्डियों की स्ट्रेंथ है वो फॉरेन यूरोपियंस जैसी नहीं होती, जहाँ पर एवरेज लोगों की हाइट ही 6 फीट से अबव होती है। तो ऐसे छोटे कॉन्डाइल में कभी कभी डबल बंडल बनाने से पहला चांस ये रहता है कि आपके फ्रैक्चर हो सकता है और दूसरा ऐसी स्टडीज़ बहुत कम है जो ये प्रूव करें कि वास्तव में डबल बंडल सर्जरी से कोई फ़ायदा होता है। इसके अलावा आजकल काफ़ी सारे लोग जिसे कहते हैं कि ऑल इनसाइड टेक्निक भी आई है और फाइबर टेप टेक्नोलॉजी भी लॉन्च हुई है।
लेकिन मेरा मानना दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में ये है, फाइबर टेप टेक्नोलॉजी हम भी अब स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सब एक्सपेरिमेंटल और नई टेक्निक्स हैं। मुझे ऐसा मानना है कि घुटने के मामले में जब भी हम कोई सर्जरी कराएं तो ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, जो 10 से 15 सालों से अच्छी रिजल्ट दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम कोई नया एक्सपेरिमेंट कराते हैं और कल को कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है तो उससे दिक्कत हो सकती है। तो मेरा ये मानना है कि आप हमारे डॉक्टर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, ACL की किसी भी टेक्निक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आप चाहें 100% रिजल्ट और बिल्कुल फिट होना तो हमारे हॉस्पिटल में आके ऑपरेशन करा सकते हैं। आपको हर तरह की सुविधा, हर तरह का सहयोग मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ पेशेंट जिनकी सर्जरी हुई है उनसे आप बात करना चाहते हैं तो ऑनलाइन उनसे बात भी कर सकते हैं। हम लोग उनका नंबर आपको प्रोवाइड कराएंगे जो आपके हमारे जगह के बारे में सभी प्रकार की जो जानकारी है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।